भारत एक्सप्रेस ने अब तक 5 अलग अलग स्पेशल शोज के जरिए M3M का पर्दाफाश करते हुए इनके दर्जनों फ्रॉड्स का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोला है। यह माफिया बिल्डर इतना गिर चुका है कि गुरुग्राम के उल्लावास गांव के शमशान घाट तक इसकी लुटेरी नजर गड़ी हुई है। गांव वालों के मुताबिक M3M बिल्डर सैकड़ों साल पुराने उनके शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, तो वहीं 1600 परिवारों ने अपने जीवन भर की कमाई M3M के झूठे विज्ञापनों से प्रभावित होकर इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। M3M ने फ्लैट बायर्स को धोखे में रखते हुए उल्लावास गांव के शमशान घाट की दीवारों से सटाकर कई मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग खड़ी कर दी। आपको याद होगा, स्पेशल प्रोग्राम हमने इस पर भी किया था। हर परिवार ने M3M को 1.5 से 2 करोड़ रुपए दिए, लेकिन अब उन्हें जो फ्लैट मिलेगा उसकी खिड़की और बालकनी से लोगों को हर रोज शमशान घाट में अंतिम संस्कार का मंजर नजर आएगा। आप खुद सोचिए कि आप ऐसी जगह कोई फ्लैट लेना चाहेंगे करोड़ों का, कि आप खिड़की खोले तो सामने डेड बॉडीज हो, सामने अंतिम संस्कार हो। M3M बिल्डर ने 1600 फ्लैट्स खरीदारों को अंधेरे में रखकर उनके साथ इतना बड़ा मानसिक और भावनात्मक धोखा किया, लेकिन रोजाना पाई पाई जोड़कर घर चलाने वाले इन फ्लैट्स खरीदारों से इससे भी बड़ा फ्रॉड M3M बिल्डर ने कर दिया। उल्लावास गांव के किनारे मल्टी स्टोरी आवासीय इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन इनके अंदर मौजूद अपने फ्लैट तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। मेरे सहयोगी देवनाथ इससे पहले भी ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट्स कर चुके हैं। ये खास रिपोर्ट है जो हमने आपके लिए तैयार की है। इस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे होल एंड सोल। बहुत ब्रीफली मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि ये पूरा मुद्दा है क्या। देखिए, शमशान घाट, उल्लावास नगर गांव। अब जरा देखिए तस्वीर। इस तस्वीर में अगर देखेंगे तो इधर शमशान घाट है और ये जो गली है शमशान घाट को जाती है, लेकिन इसके अगल बगल में आप देखें तो M3M का प्रोजेक्ट है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं, पहले तस्वीरें समझना की जरूरत है। ये देखिए, इकलौता ये रास्ता है जिससे इन दोनों तरफ जो फ्लैट बने हुए हैं इसमें आने का रास्ता सिर्फ यही है। और यहाँ पर हालात क्या है कि जो बायर्स हैं उनको उनके घर में जाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जब M3M ने ये जो देख रहे हैं इस पे एक पुल बना करके रास्ता बनाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उसे ध्वस्त कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदे उनको रास्ता कहां से मिलेगा। लेकिन ग्रामीण है क्यों कहते हैं कि किसी भी हाल में हम बनाने नहीं देंगे क्योंकि ये रास्ता शमशान घाट का है। तो जाहिर सी बात है इनसे ही बात करते हैं। बताइए क्या समस्या है इसमें? सर, ये हमारे जो गांव है उल्लावास, उसका जो है रेवेन्यू में जो रास्ता कटा हुआ है, तो ये पहले तो इस बिल्डर को ये हमें पता करना चाहिए कि ये जो लाइसेंस लेके आया है ये कौन से रास्ते पे लेके आया रेवेन्यू का। ये तो हमारे गांव का अपने शमशान का रास्ता है, इसका तो इससे लेना देना ही किस लिए। और जो ये जो रोड जाती है हमारे एग्रीकल्चर जो आगे इसमें खेत थे उनके लिए है, तो इसने लाइसेंस कैसे ले लिया इसके ऊपर? और सरकार ने किस पेपर पे और किस चीज की अनदेखी करके इसको लाइसेंस दे दिया? और ये 2 गांवों को जोड़ता रास्ता हमारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शमशान घाट का रास्ता है और 24 मीटर और गांव से गांव जोड़ता है। दूसरी बात रही इसके जो वो डाले थे पुल वगैरह वो हमने ध्वस्त कर दिए, तो हमारे नाम FIR कर दी, जबकि मैंने इनके खिलाफ पहले ही CM विंडो, कमिश्नर ऑफिस, मतलब टोटल जगह मैंने इसकी एप्लीकेशन दी। और पुलिस में भी जब ये काम करते हैं देते हैं रिपोर्ट, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी 1-2 बार जमानत हो चुकी है, दोबारा से हमारे ऊपर एप्लीकेशन दी गई है चोरी की, स्पेशल चोरी की और दी गई है। तो हमें तो हताश और निराश करा जा रहा है। ये सिर्फ बिल्डरों की और प्रशासनिक। यहाँ पे इनकी क्या दादागिरी है? आप क्या कहेंगे, इन्होंने क्या गलत कर दिया? क्या ये जो ऊपर से पुल डाला क्यों डालेगा हमारी जमीन पे? हमारी बस नहीं लिख देंगी, हमारे ट्रैक्टर नहीं लिख देंगे। शमशान में हम मुर्दे लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे? बदमाशों को भेज दीजिए, अपने बदमाशों को लेके आते हैं, बाउंसरों को फिर धमकी देते हैं भाई, चेयरमैन को भी और हम गांव वासियों को भी, सबको, कि भाई तुम चुप बैठ जाओ, नहीं तुम्हें ऐसा जेल में फंसवाएंगे, ऐसे मुकदमे दर्ज करवाएंगे कि तुम्हारी अकल ठिकाना हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि इस रास्ते के लिए वो धमका भी रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। हमारी FIR भी हुई और भी आगे भी कर रखी है। और दूसरा ये कि हम इसको किसी सूरत में भी नहीं बनने देंगे।
ये जो है प्रशासनिक जो है प्रशासन या एक सेकंड मैं आपके पास फिर आऊंगा, बताइए क्या issue है? M3M बिल्डर के पास यहाँ काफी लैंड थी। इन्होंने अपनी FSI के लिए 1-1 इंच लैंड में अपने मकान और फ्लोर बना दिए हैं। इनके पास आगे भी पॉकेट था। ये क्या चाहते हैं कि हमारी ये जमीन के लिए पहले तो यहाँ से हटाएंगे, ये करेंगे, इसके लिए हमने पूरा जोर लगाया, पहले ये बचवा। अब ये दोनों के दोनों जो पॉकेट बना रहे हैं, दोनों फेस को 1 को 2 को कनेक्ट करने के लिए फ्लाईओवर बना रहे हैं। इशू ये है कि इनके पास आगे लैंड थी, उसको भी दे सकते थे, पर इन्होंने ये कहा कि हम अपनी चलाएंगे, और ये कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे कि अभी आप देखो कितनी चद्दरें, उसका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है इससे। ये कोई इसके प्रोजेक्ट से के बाद तो आया नहीं है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, पता नहीं कितने टाइम से। आप ये कह रहे हैं कि बिल्डर ये चाहता है कि ये जो शमशान घाट है यहाँ से हट जाए। जी जी, मेन पर्पस तो उसका पर्पस यही है, अगर भाई शमशान घाट को यहाँ से इसको हटा दिया जाए। ये बासठ में चकबंदी हुई है, जब का कटा हुआ है, जबी के रास्ते कटे हुए हैं। ये स्थायी होता है, शमशान सदा सताई रहते हैं। ये नहीं है आज यहाँ है कल वहाँ परसों यहाँ है, चकबंदी से बना हुआ है। बिल्डर ने ये लैंड खरीदी है सन 2012-13 के आसपास, या तकरीबन ये लगा लो 18 के आसपास। उसको सारा प्रोजेक्ट प्लान बनाते टाइम भी ये था कि शमशान यहाँ पे है। इन्होंने गांव को छोटा समझा हुआ है, इनकी गुंडागर्दी है, और ये इस तरीके से और 2-4 जगह कर चुके हैं, और यहाँ ये नहीं होगा। ये रिवेन्यू रास्ता बस्ती का फ्लैट वाले भी खूब यूज कर सके, यहाँ से खुलवा दो, यहाँ से खुलवा दो ना इनके लिए, ऊपर से क्यों जा रहे? नहीं, हमारे ट्रैक्टर बस कुछ नहीं लिखड़ेंगे, हम धरना देना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं, और इनसे लड़ना भी जानते हैं, सीधी बात है। बिल्डर ने गांव वासियों के आने जाने का ध्यान क्यों नहीं रखा, और उसने क्यों सोचा कि रात में ही इस पूरे लेंटर को डाला जाएगा? क्योंकि शायद वहां पर उनको लगता था कि गांव वासी विरोध करेंगे, और हुआ यही भी कि उन्होंने बनाया और गांव वालों ने तोड़ दिया। और अब की बात करें तो अब गांव वाले कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में अगर यहाँ से ये सड़क निकालते हैं, वो कभी इसको बनने नहीं देंगे। बराबर में कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, गुरुग्राम। तो ये मुहिम लगातार जारी है भारत एक्सप्रेस की, आपके लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों के साथ M3M बिल्डर्स ने बड़ा धोखा किया है, उन किसानों के साथ जिनकी जमीनों को किस तरीके से अधिग्रहित किया गया, उन किसानों के लिए ये मुहिम हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक M3M बिल्डर्स की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन ना आ जाए, या फिर उन पीड़ितों को न्याय दिलाने तक कम से कम हमारी ये आवाज इसी तरीके से रोज उठती रहेगी। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार ग्राउंड पर जा रही है। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के SIT हेड सुबोध जैन साहब जुड़ चुके हैं। सुबोध सर नमस्ते। मेरे साथ रीना सिंह जी जुड़ चुकी हैं, जो कि बहुत ही जानी मानी अधिवक्ता हैं, जाना माना फेस है, टीवी पर आप उनको देखते हैं। मेरे साथ तमाम और गेस्ट भी जुड़ेंगे। मेरे साथ मेरे विशेष जो संवाददाता हैं, सहयोगी है, जो ग्राउंड पर उतरते हैं, देवनाथ, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं इस चर्चा को शुरू करूं उससे पहले एक रिपोर्ट है, ताकि एक बेस तैयार हो जाए ना, उस बेस पर हम चर्चा करें। आप प्लीज बने रहेगा, एक रिपोर्ट है वो मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। देखिए, गुरुग्राम में M3M के स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट की वजह से उल्लावास गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट में लगे अवैध बोरवेल से अचानक पानी छोड़ा गया, जो सीधे ग्रामीणों के घरों में घुस गया। पानी का स्तर बढ़ने के कारण कई घरों में 2 फीट तक पानी भर गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोग अपने ही घरों में 4 दीवारियों में कैद रहने को मजबूर हो गए, रात भर घर के बाहर रहने को मजबूर हो गए। गांव वालों का आरोप है कि M3M ने स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कई अवैध बोरवेल लगवाए, जिनसे पानी को अनियंत्रित तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, और इसका सीधा असर आसपास के ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस प्रोजेक्ट से जुड़ी शिकायतें प्रशासन को दी जा चुकी हैं। दर बदर भटकने को ये लोग मजबूर हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी भरने की वजह से परेशान ग्रामीणों ने M3M के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अवैध बोरवेल को तुरंत सील करने की मांग की। उनका कहना है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन चुप है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट के चलते उनकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनका जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने प्रशासन से कई बार शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन हर बार मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे उनकी मनमानी बढ़ती जा रही है। प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानियों से बचा जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक आम लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और कब प्रशासन इन बड़े बिल्डर्स पर शिकंजा कसेगा, इनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। मौके की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, और इस बीच जो पीड़ित लोग हैं
वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके क्या कुछ रिएक्शन है, वो भी सुनिए। हमारे पीछे एंथनी कंपनी है, वहाँ बोर हो रहा है, हमारे पूरे घर में पानी भर चुका है, सारा पानी हमारे घर में छोड़ दिया, हम छोटे पुलिस वाले आए पीछे कंपनी में तो चले गए, वहाँ से भर गए। अब हमारे घर में देख कर गए कितना पानी हो, हमने कंप्लेंट करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटे छोटे बालक हमारे छोटे बच्चे कहाँ खाना बना, कहाँ पीना बनावे, जावे हम कैसे घर पानी भर चुका है, अवैध बोर लगा रखो, खूब बड़ा बोर लग रहा है। हमारे घर के पीछे M3 कंपनी है, उनने अवैध बोर लगाया है और हमारे घर में सारा पानी छोड़ दिया, हमारे घर सारा पानी तो भर चुका है। हमारे छोटे छोटे बालक है, हम कहाँ लेके जावे, और पुलिस बुलाई तो देखने भी नहीं है, पीछे कंपनी से देख के चली गई, हमारे घर में कोई कार्रवाई नहीं करी है। अब हम कहाँ जावे, छोटे छोटे बाल करने लेके। हमारे पीछे M3 कंपनी है, वो में बेहुआ का बोर लग रहा है बड़ा, हमारे कोई सुनवाई नहीं करी, हमारे घर में पानी भर गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कहाँ लेके जाओ। हम रिपोर्ट करे तो पुलिस वाले वहीं से देख कर चले गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी उनने। ये बताओ हम कहाँ जावे, रात बिरात है भर का सारा पूरा हमारा रास्ता ना, कहीं भी कहाँ लेके जाओ, अपने बच्चे ने नहीं बताओ। उल्लावास गांव की हकीकत आप देखिए, यही हकीकत लोगों के सामने लाने के लिए भारत एक्सप्रेस की यह मुहिम चलती रहेगी, इंसाफ होने तक। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क लगातार इस तरह की रिपोर्टिंग करता रहेगा, क्योंकि यही हमारा आपसे वादा था। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं, मैं शुरुआत कर रहा हूं सुबोध जैन के साथ, जो कि SIT हेड है। सुबोध सर, धोखाधड़ी की तो मानो पराकाष्ठा हो रही हो, जिन किसानों के साथ धोखाधड़ी, स्टैंप ड्यूटी का जिक्र आप करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी देश के साथ धोखाधड़ी, जिन लोगों को, जिन बायर्स को फ्लैट बांटे गए, जिनको तस्वीरों में कुछ और दिखाया गया, कागज पत्रियों में कुछ और दिखाया गया, असल में अब बनकर तैयार है 1600 फ्लैट्स, जाएं कैसे कुछ नहीं पता। M3M बिल्डर इतना बड़ा धोखेबाज है क्या? देखिए रोहित, मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, जो हमारे सहयोगी देवनाथ ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, भारत एक्सप्रेस इस पूरी मुहिम को लगातार पिछले 2 हफ्ते से इसको चला रहा है, और हमारा प्रयास है कि जो लोग पीड़ित हैं उनकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो अपने कान में तेल डालकर बैठे हैं। ये बेसिकली एक नेक्सस है जिसके अंदर नेता, नौकरशाह, पुलिस प्रशासन सभी लोग मिले हुए हैं। बिल्डर इस पूरे खेल को खेल रहा है जी। आपने अब से कुछ दशक पहले तक फिल्में देखी होंगी जिनके अंदर दिखाया जाता था कि बिल्डर मनमानी करके किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता था, किसी भी रास्ते को कब्जा लेता था, जिसका चाहे मकान जबरदस्ती औने पौने दाम पर खरीद लेता था। यदि कोई आवाज़ उठाता था तो पुलिस उसको उठाकर बंद कर देती थी। ना पुलिस सुनती थी, ना प्रशासन सुनती थी, ना नौकरशाह सुनते थे और ना नेता सुनते थे। ऐसा ही कुछ चल रहा है गुड़गांव के अंदर, जो M3M प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इशू आ रहे हैं। हमने यहाँ 2 प्रोजेक्ट अभी हमने इनिशियली अभी देखे हैं। एक पहला था घाटा गांव की ज़मीन के पास, और एक दूसरा है उल्लावास गांव के पास। ये दोनों ज़मीन जो है, इन दोनों इलाकों के जो वाशिंदे हैं, ये बेसिकली गुर्जर समुदाय से हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के बॉर्डर पर जितने गांव हैं उनमें ज़्यादातर गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है। और अंग्रेज़ों के टाइम में, आज़ादी के समय में, आज़ादी से पहले इन लोगों को बागी बताया जाता, बागी कौम माना जाता था, और ये लोग मशहूर थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और उनको नाकू चने चबाने में। लेकिन आज ये विडंबना है कि जिन लोगों ने बागी नाम सहने के बाद, उस समय बागी को अच्छा नाम नहीं माना जाता था, जिन लोगों ने बागी बनकर बागी रहकर बागी के रूप में जीकर अंग्रेजों को नाको चने चबाए, आज वही कौम कुछ बिल्डरों, नौकरशाह और नेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। ना तो उनकी कोई सुनवाई हो रही है, ना उनको न्याय मिल रहा है, उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है, उनके रास्ते को बंद किया जाता है, और सबसे बड़ी बात, उनके शमशान पर नजर गड़ाई जाती है। और जब वो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो बिल्डर की शिकायत पर इन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो इससे बड़ा अत्याचार तो इस देश में किसी पर हो नहीं सकता। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट की बात बताता हूँ। ये जो स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चिड के नाम से प्रोजेक्ट है जी, इसके अंदर 2 फेज में बिल्डर ने 1600 फ्लैट बनाए हैं। ठीक है। 800 एक फेज में और 800 दूसरे फेज में। और इन फ्लैटों की जो कीमत है, वो हमें जानकारी जो मिली है वहाँ पर हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान, हमारे सहयोगी देवनाथ ने जब वहाँ विजिट किया और लोगों से बात की, तो जो बायर्स थे और गांव वाले दोनों से बात की। गांव वाले इसलिए परेशान हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उनका रास्ता बंद किया जा रहा है। और बायर्स इसलिए परेशान है कि वहां तक पहुंचे कैसे, कोई सुगम रास्ता, और 1.5 से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मैं इस पर डिटेल्स आपसे लूंगा सुबोध सर, लेकिन जैसा आपने अभी जिक्र किया कि उन इलाकों में वो लोग, वो समुदाय के लोग, गुर्जर समुदाय के वो लोग रहते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को नाकू चने चबवा दिया, लेकिन आजाद भारत में आज वो खुद बेबस नजर आ रहे हैं। मेरे साथ LN राव साहब भी जुड़ चुके हैं, लगातार जुड़ते रहे, नमस्ते। और रविंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पीड़ित है। रविंद्र नमस्ते, आपको भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत मैं करता हूं। रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ पीड़ा है आपकी, बता दीजिए जरा एक बार। नमस्कार रोहित जी। नमस्ते। मैं जो आपके पैनलिस्ट में बैठे सभी को नमस्कार।
और मैं भारत एक्सप्रेस की बड़ी सराहना कर रहा हूँ, जो आप इस आवाज को उठा रहे हैं, किसानों की हक की आवाज को, जो आप दुनिया के सामने रख रहे हो। जी सर ये जब अभी जैन साहब बता रहे थे कि जो मैं भी नहीं नाम लेना चाह रहा था समाज का, हमारे को गुर्जर समाज के लिए जो कह रहे थे, जी ये एक मतलब पर्टिकुलर समाज को भी टारगेट किया गया है 2009 में कांग्रेस सरकार के द्वारा। ठीक जो ये सेक्शन लगाया 58 to 67, इसके अंदर गुजरों के गांव के अलावा कोई भी गांव नहीं आता है सर। पहली बात तो ये ठीक है बहुत बड़ा मुद्दा है इस चीज का भी। 58 से आगे 113-14 से सेक्टर आते हैं, ये सिर्फ 58 और 67 के बीच में ही सेक्शन लगाए गए हैं, जो 6 और 4 जो 9 लगाया गया है सर। और इसमें सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम है, सीबीआई की जो चार्जशीट है सर उसके अंदर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम है सर इसके अंदर। ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था, जो आपके बिल्कुल जो वो हमारे रिपोर्टर चैनल पे आए चला थे इनका गाँव चला। में। रविंद्र, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके साथ क्या हुआ? जितनी जानकारी मुझे है आपकी भी जमीन ली गई? जी सर, ये सर हमारे साथ भी यही फ्रॉड हुए ना, सेक्शन 4 लगा के ना सर सबको यहाँ पहले डराया गया है सरकार की और बिल्डरों की मिलीभगत करके। ठीक जो M3M जो आज बना बिल्डर जो है, उस टाइम का सर ये एक डीलर था। हाँ। सी ब्लॉक में इसका ऑफिस हुआ करता था DLF के अंदर। ठीक इसी ने सारी ये डीले कराई है, ज्यादातर हमारे गांव की तो, जैसे उल्लावास, बैरमपुर, घाटा और रामगढ़, ये काफी गांव आते हैं इसके अंदर सर। लगभग 8-10 गांवों का मसला है। 1483 एकड़ मैंने पहले भी बताया, सेक्शन 4 लगाया था इस पे। ठीक और सेक्शन 6 में 600 कुछ एकड़ को बाहर कर दिया गया था, जो कि जीपीए के थ्रू और इन्होंने कॉर्पोरेशन के थ्रू जो जमीनें ले ली थी, उस टाइम में 600 एकड़ को इन्होंने बाहर कर दिया था सेक्शन 6 में। और उसके बाद फिर जैसे ही सेक्शन 6 के बाद जिन्होंने जीपीए इनको कॉर्पोरेशन दे दी, तो उन पे नॉन ही हुआ सर। ठीक है रविंद्र, कौन से साल की बात आप बता रहे हैं? किस साल में आपसे जमीन ली गई थी? ये सर 2009 में जून में सेक्शन लगा था। ठीक है, और फिर अगस्त में और सितंबर में जीपे ले ली। ठीक और है। कॉलबरेशन, आज थोड़ा मैं बाहर हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता आपको सर। कॉलबरेशन जो एग्रीमेंट है, ये रियलिटी है उनका। उन्होंने पहले ही ये जो स्टाम्प जो खरीद रखे थे, वो अप्रैल के खरीद रखे थे उन्होंने। ठीक है, उन्होंने अप्रैल का कॉलबरेशन मैं दिखाया है, इस जो पॉइंट कि को इसलिए किसी भी उठाना को चाह रहा था नहीं है। क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पर सुबोध जी लगातार डिटेल्स हमको देते रहे और मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि नेक्सस कितना अंदर तक घुसा हुआ है इस डिबेट में। मैं लगातार आप देख रहे हैं बहुत प्रोमिनेंट गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पीड़ित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत रीना जी अब मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जैसा मैंने वादा किया था। बहुत प्रोमिनेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग फेस आप हैं। आप इस स्क्रीन पर बैठी हैं, आपको भारत एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं वो भी बहुत खुश होंगे कि रीना सिंह जैसा इंपॉर्टेंट फेस मेरे साथ बना हुआ है। रीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा लीगली किस तरीके से इस तरीके के धोखाधड़ी मामलों में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। एक तो 1.5 से 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद कहीं से कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को अंधकार नजर आ रहा है। देखिए रोहित जी, जैसे अभी जो यहाँ पे बायर हैं रविंद्र जी, उन्होंने बताया कि जो पीड़ित हैं, और दूसरा जो आपकी जो टीम है SIT वाले, तो यहाँ पे मैं आपको इसके एक रूट कॉज में ले जाना चाहूंगी। देखिए, जो जैसे कि जब एक लैंड है, किसान की जो लैंड है, जब वो लैंड एक्वायर होती है, तो गवर्नमेंट उसको सेक्शन 4 का नोटिस इशू करती है कि आपकी जो लैंड है, अब आपकी लैंड को एक्वायर करेगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2009 में जो लैंड पे सेक्शन 4 का नोटिस इश्यू हो गया, उस टाइम में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था वो 1894 का था। उसमें क्या होता था कि जो मार्केट वैल्यू से जो लैंड का जो कंपनसेशन गवर्नमेंट देती थी, वो मार्केट वैल्यू से बहुत कम मिलता था। तो वहां पे M3M ने क्या किया, पहले जो लैंड एक्वायर करी, लैंड एक्वायर गवर्नमेंट करेगा, कोई भी प्राइवेट बिल्डर है, कॉलोनाइजर है, वो लैंड एक्वायर नहीं करता, वो किसानों से सीधा जमीन को खरीदता है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM थे उस टाइम में, उनके साथ मिलकर के इंटरनल जो उनके DTCP जो भी ऑफिसर्स थे, उनके साथ मिलकर के जो विलेजर्स हैं, किसान हैं, उनकी लैंड पे सेक्शन 4 की नोटिस इशू करवाए। और फिर उसके बाद जब वो बंद गए, तो उनको फोर्सफुली डिस्ट्रेस में प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को अप्रोच करना पड़ा, ताकि वहां पे उनका बेनिफिट ये था कि जो प्राइवेट कॉलोनाइजर है, डेवलपर है, वो हमें गवर्नमेंट से ज्यादा कंपनसेशन देगा। उस टाइम तक 2013 का नया लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था, जिसमें कि जो मार्केट वैल्यू से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण एक्विजिशन करने पे ठीक है रीना जी, आप ये टेक्निकल चीजें समझा रही हैं, बहुत आसानी से हम लोग इन चीजों को समझ पा रहे हैं। एक बार मैं राव साहब के पास भी होता हूँ। राव सर, आप काफी महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, आपका फेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ पैनल पर आप जुड़ते हैं, बहुत शानदार लगता है।
मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि यहाँ से इस लड़ाई को, सबसे पहले मुझे बताइए, अगर इस तरह का मामला सामने आया, आपके सामने इस तरीके के मामले आते, पीड़ित आते, तो सेक्शन कौन कौन से हैं जिसके तहत बिल्डर्स पर कार्रवाई की जा सकती है? एक तो धोखाधड़ी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसके अलावा सेक्शंस के लिए अगर मैं आपसे समझना चाहूं, कौन कौन से सेक्शन में कार्रवाई होनी चाहिए थी? राव सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एक बार अनम्यूट कीजिए। रोहित जी नमस्कार सभी को। नमस्ते सर। मेरी नमस्ते। तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और ये चर्चाएं आपकी जो चल रही है, लगातार एक मुहिम है, ये बहुत मैं समझता हूँ जितने भी विक्टिम्स हैं उनके फायदे की बात है, और वो कहीं ना कहीं आपके इस चैनल से कुछ इनको फायदा होगा, मुझे इतनी पूरी उम्मीद है। जहाँ तक ये बात है कि जिस प्रकार से ये किस सेक्शन में क्या होगा, वो कंप्लेंट के कंटेंट्स पे डिपेंड करता है। इन्होंने क्या कंप्लेंट दी होगी, उसके ऊपर क्या धाराएं लगेंगी, उसके कंटेंट से ही पता लगेगा। लेकिन मोटा मोटा मैं बता दूं, ये इसमें एक तो चीटिंग और फोर्जरी, चीटिंग का है, दूसरा फोर्सिबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे अभी बात कर रहे थे कि इनको जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया है, और ये दो धाराएं तो मेन इसमें लगेंगी। और कई जगह से ये भी आया कि थ्रेट कर रहे हैं, तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो धारा है वो भी इसमें लगेंगी। और इन सभी धाराओं के खिलाफ के बारे में जो भी अगर इनकी कंप्लेंट है, वो केस दर्ज हो गया, क्रिमिनल केस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं सारे, तो अगर ये हो गया तो इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जो सबूत है, पुलिस को मैं समझता हूँ कि बखूबी उन सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए, और खासतौर से ऐसे विक्टिम्स की मदद करने के लिए पुलिस को आगे आकर ये सारा करना चाहिए। लेकिन जैसे आपके रिपोर्टर्स ने बताया कि वहां की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और उल्टा उन्हीं को अरेस्ट कर रहे हैं, ये बड़ी विडंबना सी लग रही, विडंबना लग रही है मुझे कि ऐसा जनरली ये जंगल राज की बात है ना, कि कोई एक कंप्लेनेंट विक्टिम थाने में जाए और उसकी कार्रवाई ना करें और उसी को बंद कर दें, या उसी और इस बात की तस्दीक तो आज मैं रविंद्र से भी करूंगा। मैं रविंद्र से भी पूछूंगा आज कि जब वो गए तो क्या उनके ऊपर कोई उल्टा सेक्शन या कोई धारा या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर दी गई? रविंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले देवनाथ के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देवनाथ, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, लोगों में विश्वास है क्या? एक तरफ भारत एक्सप्रेस है जो कि पूरे जी जान के साथ, समर्पण के साथ उनके साथ खड़ा है, दूसरी तरफ इस पूरी मुहिम के बाद अंदर खाने M3M भी शांत तो नहीं बैठा होगा, कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं क्या? रोहित, इंडिकेशन की बात करें तो बिल्कुल हाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी छवि की चिंता है। जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाई थी और इन सब को ढकने का कोशिश की थी, अब उनको अपनी छवि की चिंता सताने लगी है। जैसे ही बायर्स अपने हाथों में दफ्तियां लेकर के घरों से निकल रहे हैं, ऐसे में उनकी चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। जैसे ही भारत एक्सप्रेस की खबर लगातार उनके पास पहुंच रही है, तो उनको अपने छवि की चिंता हो रही है, और इसीलिए उन्होंने तमाम सारे बायर्स को धमकी भी दे दी। बायर्स का कहना है कि उनसे कहा जा रहा है कि आपकी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, लेकिन आप जो कमेंट कर रहे हो हमारे खिलाफ, वो हमारे साथ नेगेटिव पब्लिसिटी की तरह जुड़ रही है, तो इसको हटाइए। और ये भी मैं बताऊं, लेकिन ये दाग इतनी जल्दी धुलने वाले नहीं हैं, क्योंकि दाग बहुत गहरे हैं। रोहित, जब उस उल्लावास गांव की बात करें, और जो पैनल पर हमारे बैठे हैं किसान, ये खुद बताएंगे किस तरीके से अपनी ही जमीन बचाने के चक्कर में इनको जेल की हवा खानी पड़ी। ठीक है, कैसे जाना आपने इंपॉर्टेंट फैक्टर दे दिया। रविंद्र के पास मैं हुआ था, देवनाथ में वापस आ रहा हूं आपके पास। रविंद्र, जिस चीज का जिक्र देवनाथ कर रहे हैं, क्योंकि देवनाथ तो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों से संवाद कर रहे हैं, आप लोगों का दुख दर्द व्यथा हम एक रिपोर्ट के तौर पर चला रहे हैं, और इसमें सीधी बात यह है कि भारत एक्सप्रेस डेमोक्रेसी में मीडिया जो चौथा पिलर है, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन हम कर रहे हैं। हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे। आप, हम, मेरे जैसे कई लाखों करोड़ों मिडिल क्लास अगर ख्वाब देखते हैं कि हमारे सर पर एक छत आ जाए, हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाए, विश्वासघात हो जाए, तो मीडिया का जो काम है हम सिर्फ वही कर रहे हैं। रविंद्र, किस तरीके से आपकी लैंड को एक्वायर किया गया, कॉम्पनसेशन मिला या नहीं मिला? और जिस चीज़ का जिक्र देवनाथ कर रहे थे, आपके ऊपर भी, आपको भी मेंटली हैरेस किया गया क्या, फिजिकली हैरेस किया गया क्या? जी रोहित जी, मैं वही बता रहा हूँ रोहित जी। ये जब 2009 में सारा जो इन्होंने किसानों के साथ ये षड्यंत्र रच लिया था, उसके बाद में जब ये जीपीए वगैरह इन्होंने ले ली सर, और कोलैबोरेशन इन्होंने कर लिए 2009 के अंदर ही, तो ये सेक्शन 6 और 9 और ये 12 में जब सरकार ने इस पॉलिसी को पेश कर लिया, जब 3 साल इस प्रकरण को पूरे होने के बाद में, तो उसी जीपीए से सर उन्होंने किसानों की जो जमीनें थी उनकी रजिस्ट्री शुरू करा दी जी। और रजिस्ट्री कराने के बाद में इन्होंने पोजीशन पे आए नहीं, पोजीशन किसानों के पास थी, हमारे पास थी, जो भी हमारे गांव के किसान थे, हम थे उसके अंदर, सभी थे। करीब 50-60 एकड़ जो लैंड गांव की थी, जो इन्होंने जीपीए के थ्रू ली थी।
उसके बाद में सर सबसे बड़ा षड्यंत्र क्या होता है, जो डीलर जो इस जमीन की डील करा रहा था M3 अमरूप और बसंत बंसल सर, जी मेन मुद्दा ये है हाँ 2021 में उसी जमीन की जेवी कर लेते यही लोग, ये इतने बड़े बन जाते हैं कि 2009 से 21 में उसी जमीन की डील कर लेते हैं, जेवी कर लेते हैं। बताइए। और जब तक जो हमने कमांडर रिलेटेड को जो जमीन बेची थी उसकी कोई पोजीशन नहीं थी, किसानों के पास उसकी पोजीशन थी। और उसके बाद में इन्होंने बॉन्ड सर और पुलिस से मिलके हमारे ऊपर झूठे मुकदमे करा दिए सर, जो कि हम 107-51 के हमें थाने में बैठाया रखा, डीसीबी की कोर्ट में हमारी तारीखें लगती रही, पीछे से वहां चद्दरों और फेंसिंग का काम चलता रहा। और सारा जब कब्जा इन्होंने ले लिया, इस तरह के इन्होंने काम किए। हमारे गांव में भी, उल्लावास में भी ये सारा जो M3M का जो ये मसला चल रहा है, जैसे अभी पीछे शमशान घाट का भी चल रहा है जी। वो जो दगड़ी रास्ता जो चल रहा है सर, वो 3 क्रम का रास्ता है रिवेन्यू का, जो कि 16.5 फीट है वो, ठीक है 16.5 फुट पर लाइसेंस नहीं आता सर, लाइसेंस इन्होंने लिया है उसके 7 से 24 मीटर रोड के यानी ऊपर। धोखाधड़ी तो और है ही, प्रोजेक्ट- गुंडागर्दी भी है, आप लोगों को भी परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। रविंद्र मैं वापस आ रहा हूँ, सुबोध सर मैं आपके पास आऊँ, एक बार मैं रीना जी के पास जाना चाहूंगा। रीना जी प्लीज, आपने भी सुन लिया, अब तो सारी चीजें आपके सामने हैं। आप देखिए सिस्टम ऐसा हो गया, क्योंकि अभी भी जब हम लोगों से मिलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें भरोसा है न्यायपालिका पर, हमें भरोसा है कि भारतवर्ष इतना महान है कि हमें न्याय मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो विक्टिम है वो 2 है रोहित जी, जी। एक तो वो किसान जिनकी जमीन गई और दूसरा जो होम बायर ट्रू कि जो एक अपना फ्लैट खरीद रहे हैं। अब इस बीच में कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ मिलकर के गलत लाइसेंस भी इशू हो गया कि भाई जिस जमीन के ऊपर ऑलरेडी सेक्शन 4 हुआ है, पोजेशन अभी किसानों के पास है, यानी कि सेक्शन 9 नहीं हुआ। और उसके बाद उसी जमीन को जब एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और वहीं पे वो प्राइवेट डेवलपर के पास आ भी गया है, तो ये एक पहला फ्रॉड तो अपने आप में हो गया। ठीक है। दूसरा, जब पोजेशन किसानों के पास है और आपने प्रोजेक्ट बना करके फ्लैट ओनर्स को बेच भी दिया है, आप ईडीसी आईडीसी जो अभी 3500 रुपए से लेकर के 11,000 स्क्वायर मीटर है गुरुग्राम में, वो आप गवर्नमेंट के पास जमा भी करा रहे हैं। तो रोहित जी यहाँ पे ये भी बताना बहुत जरूरी है कि अभी ईडी और सीबीआई ने मुकदमे दाखिल कर रखे हैं, पीएमएलए के अंदर फॉर्मर सीएम के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं और 300 करोड़ से ज्यादा का जो लैंड चंक है M3M का, वो ईडी ने अटैच भी किया हुआ है। तो देखिए अब हालांकि रेरा का एक ऑप्शन है, पर रेरा कब लागू होता है होम बायर के लिए कि जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा कि जैसे कि रविंद्र जी बता रहे हैं कि ये एज अ किसान जो एक लैंड ओनर है, लैंड ओनर अपनी जमीन नहीं छोड़ रहा है, पोजेशन उसके पास है और आपने हवाई में जमीन को बेच भी दिया। रीना जी दिस इज द पार्ट 6, ये पार्ट 6 है जिस पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले जो पार्ट थे ना, उसमें ये भी आया, कुछ बायर्स मेरे साथ लाइव जुड़े थे, उन्होंने कहा हमारी जमीन, हमारा फ्लैट, हमारी सोसाइटी, लेकिन वहां पर एक दूसरी कंपनी को ऑफिस अलॉट कर दिया गया। जमीन मेरे नाम है, फ्लैट मेरे नाम है, ऑफिस किसी और कंपनी का चल रहा है, ऑफिस उस संस्थान का जीएसटी नंबर कटा हुआ है, वहां पर भी बड़ी घालमेल है। तो इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सुबोध सर मैं आपके पास आ गया, फिर राव सर आपके पास आ रहा हूं। सुबोध सर तमाम चीजें कह रही हैं, रीना जी को भी सब पता है कि ईडी काम कर रही है, रिपोर्ट्स बनी हुई है, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं। उसके बाद उन रिपोर्ट्स का क्या, वही जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, रिपोर्ट्स धूल फाक रही हैं, क्योंकि पीड़ित हो बायर हो वो तो बिल्कुल दर बदर भटकने को मजबूर है। देखिए रोहित, जो आप बता रहे हैं वहाँ जो घोटाला हो रहा है, इसके बारे में आपको और मुझे नहीं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, टीपीए, डीसी, पुलिस, सबके पास जानकारी है। ठीक है, कि कौन गलत है कौन सही है, इसका उनको पता है। ठीक है, अभी इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो आप मतलब हैरानी वाली बात है कि बेचने वाला भी दुखी है और खरीदने वाला भी दुखी है। बताइए। लेकिन बिचौलिया मजे कर रहा है। अभी जो रविंद्र हैं, पीड़ित किसान है, उन्होंने एक बात बताई कि उनके खिलाफ 107-50 के 107-51 के कलंदरे बना दिए गए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी, 107-50 और 107-51 के जो कलंदरे हैं, पुलिस को एक स्पेशल पावर मिली हुई है। उसके अंदर कमिश्नरेट के अंदर पुलिस में जो एसीपी या डीसीपी रैंक के अलग अलग सिस्टम रहता है स्टेट वाइज, कि वो जो पुलिस होती है, लोकल पुलिस होती है, वो ऐसे लोगों के खिलाफ इस धारा का प्रयोग करती है
जो समाज में उपद्रव करते हैं और समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं। ठीक है। उन लोगों को बाउंड किया जाता है और उनको कई बार जेल भी भेज दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है कि अगले 3 महीने 6 महीने तक आप किसी भी तरह की बदतमीजी करते हैं तो आपको फिर से अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन ये जो धाराएं हैं ये उनके खिलाफ प्रयोग होती है, समाज के अंदर उपद्रव करते हैं, अशांति फैलाते हैं, दंगा करते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर यह धाराओं का प्रयोग उन लोगों के खिलाफ किया गया जिनके साथ में अत्याचार हो रहा था, जिनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है। जी राव सर, मैं आपके पास आ गया। राव सर, आप जैसे फेसेस रहते हैं तो मजा आता है। फिर हम ये भी सोचते हैं कि न्यायपालिका से जाने से पहले तक जो हमारी पुलिस है, मैन इन यूनिफॉर्म है, वो एक मजबूत दस्तावेज तैयार करेगी, लेकिन लूप होल्स कई सारे हैं। आपने भी इस पर खुलकर बात किया। आपने तो यहां से इसी मंच से, भारत एक्सप्रेस के इसी प्लेटफॉर्म से पीड़ितों से कहा है कि अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र तो हैं ही, लेकिन अब तो हम आईपीसी से, पेनल कोड से, अब हम बीएनएस पे हो गए, भारतीय न्याय संहिता। न्याय मिलने में अभी भी उतना ही वक्त लगेगा या चीजें फास्ट ट्रैक? व्हाट्स योर टेक सर? देखिए रोहित जी, नया जो कानून बना है वो फास्ट ट्रैक की बात तो करता है, लेकिन फास्ट ट्रैक तो तब होगा जब कोई जस्टिस किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। जैसे अभी सुबोध जी बता रहे हैं कि विक्टिम के ऊपर ही 107 से 150 के कैलेंडर बना दिए हैं। 107 150 का मतलब है कोई भी अगर इलाके में अशांति पैदा होने का डर हो या कोई कॉग्निटिव ऑफेंस होने का डर हो, उसको आदमी को डिटेन करके 151 अगर सीआरपी से लगाई है तो डिटेन किया जाएगा। अगर 150 है तो उसको वैसे कैलेंडर लेके एसीपी कमिश्नरेट है तो वहाँ एसीपी की अदालत में उसको पेश होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मामलों में दोनों तरफ से होना चाहिए, नहीं कि एक आदमी को कर दिया, दूसरा जो बिल्डर है उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो दोनों के खिलाफ, क्योंकि शांति भंग तो दोनों की वजह से हुई है। जहां तक आपने आईपीसी और बीएनएस की बात की है तो मैं आपको दोबारा एक बार सेक्शन वाइज बता दूं और सजा बता दूं कितनी कितनी है, अगर इसमें सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो तो। चीटिंग की सेक्शन जो पहले 420 आईपीसी थी, अब वो हो गई है 318 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। सजा वही 7 साल रहेगी चीटिंग में। और इसके अलावा अगर फोर्जरी कोई की है, मतलब डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके कोई काम किया है, तो वो पहले सेक्शन 468 आईपीसी थी, वो अब हो गई है 336 बीएनएस। तो ये उसमें भी सजा 7 साल तक है। उसके अलावा अगर थ्रेट किया गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया गया है, पहले उसको 506 आईपीसी में लेते थे, अब उसको 351 बीएनएस में लिया जाता है। इसी प्रकार से ट्रेसपास, यानी किसी की प्रॉपर्टी पे अगर जबरदस्ती किसी ने कब्जा किया है तो 447 आईपीसी हो गया, बीएनएस हो गया, धाराएं बदल गई, नाम बदल गया, सजा का ऐलान है, सजा का प्रावधान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कानून है, लेकिन कानून का डर क्यों नहीं है? कम से कम इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद तो ये सवाल सबके जहन में जरूर उठता है। मैं सुबोध जी आपसे कर रहा हूं, अभी मैं रविंद्र को सुन रहा था क्योंकि मैं टेक्निकली इन चीजों को ज्यादा नहीं जानता, आप बेहतर समझा सकते हैं। 750 751 का जिक्र भी हो रहा था, क्या है ये? देखिए रोहित, ये जो है ना 750 751, ये वो धाराएं हैं जो अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान की जनता को भेड़ बकरी समझकर पनिश करने के लिए लागू की थी और वो व्यवस्था आज तक चली आ रही है। ठीक है। इस 750 751 के कैलेंडर के अंदर होता गया है कि इसके अंदर जब शिकायत थाने में पहुंचती है तो पुलिस उसकी जांच करती है, पुलिस उस शिकायत को दर्ज करती है और पुलिस उस मामले में न्याय भी करती है। यानी जो शिकायत दर्ज करने तक नहीं जाता, शिकायत दर्ज करने वाला अधिकारी भी पुलिस वाला होता है, उसकी जांच करने वाला भी पुलिस वाला होता है। ठीक है। और जो 750 751 की कोर्ट के अंदर जुडिशियल ऑफिसर होता है, जिसको जुडिशियल पावर मिली होती है, वो भी पुलिस अधिकारी ही होता है। अच्छा। तो यानी कि अपने ही कार्रवाई कर रहे हैं, अपने ही शिकायत दर्ज कर रहे हैं, अपने ही लोग जांच कर रहे हैं और अपने लोग मुकदमा दर्ज करके उसके अंदर पनिश भी कर रहे हैं। अब समस्या क्या है, इसके भी अंदर बहुत बड़ा खेल है। पूरी सोची समझी रणनीति के तहत पुलिस इस धारा का प्रयोग करती है। ठीक है। वो इसलिए करती है कि ये सारा काम जो है एक डिपार्टमेंट के, मतलब कुछ खाकी वाले लोगों के बीच में सारा चीज चलती है और वही निपट जाती है। अगर पुलिस इसके अंदर जो पीड़ित लोग हैं उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके अनदर धाराओं में कोर्ट के अंदर जाती तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट भी पूछते भैया आपने करा क्या है। शिकायत दोनों पक्षों को कम से कम अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है। जो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में कोर्ट उसके अंदर पुलिस की खाट खड़ी कर देती, लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि उनके पास जाना पड़े, इसलिए पुलिस उसके अंदर 750 751 के कैलेंडरों का प्रयोग करती है। ठीक है। रविंद्र, आप हाथ उठा रहे थे, रविंद्र प्लीज बोलिए। रोहित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी 750 51 का जो जिक्र चल रहा था, उसके बाद हम पे एफआईआर भी दर्ज करी गई है और उन पे हम पे ट्रेसपास के केसेस, अभी आप लोग इनका ट्रेसपास कर रहे हो, जो कि जमीन पूरी खाली है और किसानों को उसमें फसल बोई हुई है, उस टाइम पे बाजरे बोए हुए थे और ट्रेसपास का केस लगता है। ना उनकी कोई बाउंड्री है, ना कोई तार फेंसी है, ना उनका कोई मकान है और हमारे ऊपर एफआईआर होती है। दूसरा सर, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ
कि ये सेम जिस तरह का हमारे 58 to 67 का मामला है, ऐसा ही मानेसर का मामला था। तो उसमें सीएम खट्टर जी ने एक कमेटी गठित की थी और उसमें आज किसानों को मुआवजे मिल रहे। तो मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार इसमें, अभी हमारे सीएम मनोहर लाल नायब सिंह सैनी इसके अंदर एक कमेटी गठित कर दे जो कि किसानों को न्याय मिल जाए। सर 10 साल से भटक रहे, हम कोर्ट के चक्कर काट रहे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, और कोई न्याय नहीं मिला हमें सर। और आगे इसमें बाहर भी फंसेंगे कि जो सरकार जो है, क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा, हरियाणा हमारा कृषि प्रधान स्टेट, जहां पर किसानों की बड़ी संख्या रहती है, और इस बात की उम्मीद तो हम करेंगे ही ना कि न्याय हमें मिले। सृजना जी, क्योंकि बिल्कुल कंक्लूड करना है, प्लीज आप कंक्लूड कर दीजिए 1 मिनट में, फिर मैं राव सर को लास्ट दूंगा कमेंट करने के लिए। 1 मिनट में आप कंक्लूजन दे दीजिए, क्योंकि ये लोग अब हर जगह आप देख रहे हैं दर बदर भटक ही रहे हैं। न्याय प्रणाली पर इनको पूरा विश्वास है, लेकिन न्याय कब तक? अभी भी वो लूप होल्स कैसे भरे जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, जो लूप होल है, ये हम एक जो कड़ी है, कड़ी के पहले हिस्से से इस चीज को पकड़ना होगा कि जब जो किसानों की जो जमीन थी और पोजेशन उन्हीं के पास था, और जब एक्विजिशन के नोटिसेस आ गए तो किसी प्राइवेट बिल्डर को उस पे सरकार ने लाइसेंस कैसे इशू कर दिए। दूसरा, जब पोजेशन आगे हैंडओवर हुआ ही नहीं है, कोई भी एक जो ट्रांजैक्शन थी, प्रोसीडिंग्स थी, वो कंप्लीट ही नहीं हुई, तो आपने ऐसे उसमें जिन अधिकारियों ने लाइसेंस इशू किए, पहले आप उनको सजा दीजिए। दूसरा, जो किसान है और जो फिर उसके बाद जो बायर है, फ्लैट ओनर्स, उन दोनों को गवर्नमेंट ने मुआवजा देकर के उसको कंपनसेट करना है। और उसके साथ साथ आपने एक जो मॉनेटरी गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुंचाया, उसके साथ साथ आपने एक, अगर हम देखें कि जो ये मिडलमैन थे, M3M था, इसने पहले IRO को भी डेवलपमेंट राइट बेच दिए। तो ये बेसिकली एक साइफनिंग था जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, और वो जो एक सजा मिलनी चाहिए जो भी इसमें दोषी थे, ब्यूरोक्रेट से लेकर के नेता तक, और वहीं पे इक्वल हैंड पे जो फार्मर्स, लैंड जो ओनर्स थे, और उसके बाद जो फ्लैट ओनर्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, किसी को मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, कंपनसेशन देकर के उसको सेटल करना चाहिए। ऑब्वियसली देव इज ऑल्सो विद मी। देव, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप तो ग्राउंड पर गए हैं, शमशान के आसपास आपने पूरी रिपोर्टिंग की है, लोगों की आस्था आप समझ सकते हैं, उनकी परंपराएं जुड़ी हुई है, वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन फ्लैट बायर जो अपनी खिड़की खोले वो सामने शमशान का व्यू लेगा। देखिए रोहित, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बात खिड़की से झांकने की नहीं है, बात सिस्टम की है कि कैसे शमशान के रास्ते को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हिंदू धर्म की बात करें तो शमशान एक ऐसी जगह है जिसके बारे में वहाँ पर जाने के बाद तो कम से कम आदमी लोभ, मोह, छद्म, पाप सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या बिल्डर उसकी ज़मीन का भी, उस पर भी गिद्ध दृष्टि बनाए हुए है, ये एक बड़ा सवाल है जो भारत एक्सप्रेस लगातार पूछ रहा है। और वहाँ पर जो लोग हैं, पूरा का पूरा जो उल्लावास गांव है उसी रास्ते से शमशान घाट को जाता है, और बिल्डर अगर उसी रास्ते को रोकने की कोशिश करता है तो बताइए कि ग्रामीण जाएंगे कहाँ? कैसे अपनी डेड बॉडी, जो उनके अपने लोग खो गए हैं, जो उनके मर गए हैं, वो कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं, ग्रामीण लगातार भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर सवाल उठा रहे हैं कि हम अपनी डेड बॉडी कैसे लोगों की लेके जाएंगे, हम शमशान घाट पर रास्ता कैसे लेके जाएंगे जब वो बंद कर दिए जाएंगे। तो जाहिर बात है ये सारे सवाल बहुत ज्यादा मानवीय पहलू भी है, लेकिन क्या उम्मीद करें जब आप लोगों को लोग नहीं समझ रहे। कई सारे लोग कह रहे थे कि ये नीचे से भी रास्ता बना सकते हैं, आप ही की रिपोर्ट में मैंने देखा, लेकिन ऊपर से रास्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि गांव वाले हमेशा नीचे रहें, ऊपर ना आए, एलीट क्लास के लेवल पर ना बैठे। राव सर, मैं चाहता हूं कंक्लूड आप करें। ये जो बातें अभी देवनाथ जी ने बताई हैं, ये सारी, एक तो सबसे पहली बात है कि शमशान का रास्ता कोई रोक ही नहीं सकता, किसी कानून में नहीं रोक सकते। दूसरा, ये दोनों विक्टिम तो, एक तो एग्रीकल्चरिस्ट हो गए जिनकी जमीन थी वो विक्टिम हो गए, दूसरा जो फ्लैट बायर्स है वो भी इसमें, ऐसा आपकी रिपोर्ट से लगता है कि वो भी विक्टिम है। और एक मैं एक नया पहलू बता देता हूँ, जब भी कोई लैंड एक्विजिशन होती है तो वो अगर सरकारी काम के लिए, रोड है, कुछ और बनाना है, सरकारी मतलब पब्लिक यूटिलिटी की अगर उसमें करते हैं, वो उसका एक्विजिशन का अलग सिद्धांत है। और अगर प्राइवेट बिल्डर्स को एक्वायर करके प्राइवेट बिल्डर्स को देना तो वैसे भी वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी देते हैं तो मार्केट रेट का 4 गुना उनको अमाउंट दिया जाता है मुआवजे में। और वो सारा प्रोसेस है, सेक्शन 4, 6, 9 और 11, ये सारे सेक्शन जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के होते हैं वो लागू होते हैं। उसी हिसाब से
एक प्रकार से अगर एक गांव की जमीन ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 80% लोगों की मंजूरी होगी तभी वो ले पाएंगे। तो ये नया जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसके हिसाब से इन्होंने किया है या नहीं किया, ये सारे रूल्स रेगुलेशन कानून तो हैं ही, लेकिन कैसे इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो तो रिपोर्ट्स में हम देख ही पा रहे हैं। सुबोध सर 30 सेकंड दे पाऊंगा, इससे ज्यादा है नहीं मेरे पास। सुबोध सर देखिए रोहित, ये जो आप पूरा मामला देख रहे हैं इसके अंदर फेज 1 और फेज 2 के जो फ्लैट्स बनाए हैं, इन दो प्रोजेक्ट को जोड़ने के लिए बिल्डर ने जो पुल बनाया था गाँव के शमशान के रास्ते पर, ठीक, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें जानकारी मिली है कि वो पुल बनाने की परमिशन गुड़गांव नगर निगम ने ही दी थी। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो वो परमिशन वापस ली गई है। तो आप सोचिए कि सर एक जमीन के ऊपर, पब्लिक लैंड के ऊपर पुल बनाने की अनुमति अधिकारी कैसे दे सकते हैं? बिना मिली भगत के? बड़े सवाल है। रविंद्र, आखिरी 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, हालांकि मैं ओवर जा रहा हूं, लेकिन 30 सेकंड में चाहूंगा, पीड़ितों की आवाज हमेशा भारत एक्सप्रेस तो उठाता रहेगा, लेकिन इस मंच से आप जो अपील करना चाहें, 30 सेकंड। रविंद्र सर, मैं ये कहूंगा 30 सेकंड में कि जो आगे जो बिल्डर जो यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो कोई बायर ऐसे ना फंसे कि जो इसमें हो रहा है शमशान घाट वाले में, कल को कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए और वो भी अधर्म में लटक जाए। अभी उसमें टेस्टिंग चल रही है तो उसमें कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करे तो कल को वो बायर ना फंसे, जिनका पैसा इन्वेस्ट करे वो बेचारे वो दर बदर ठोकर ना खाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जो भी इन्वेस्ट करे इसकी पूरी तफ्तीश के बाद में इन्वेस्ट करे ही, और कम से कम भारत एक्सप्रेस की रिपोर्ट जरूर देख ले। बहुत धन्यवाद रविंद्र, आप जुड़े आप मेरे साथ। देवना, थैंक यू सो मच। सुबोध जी, थैंक यू सो मच। रीना जी, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड राव सर, थैंक यू सो मच, प्लेजर ऑलवेज टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।